अफसार साहब, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन इस वक्त हुकूमत के पास मौजूद है सेल आउट करने का इस सिचुएशन में से? बेल आउट ही हो जाए तो बड़ी बात है, सेल आउट तो बहुत मुश्किल है। हुकूमत के पास ऑप्शन, जैसे कि बात हुई है कि सियासत करनी चाहिए, तो हुकूमत के पास सियासत भी उन्हें करनी चाहिए और वकालत भी करनी चाहिए अदालत में। मेरा ख्याल है दोनों जगहों पे हुकूमत को आउटस्मार्ट करती है फ़िलहाल जजेस ने। बहुत अच्छी सियासत कर रही है अदालत हमारी, और इतनी अच्छी सियासत कर रही है कि तमाम की तमाम पार्लियामेंट अपने आप को इस वक्त स्टंट फील कर रही है। जैसे सुन्नी हो जाता है कोई किसी आगे बड़े ताकत को देख के, पूरी पार्लियामेंट सुन्न हुई है और 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में जो जिस तरफ चाहते हैं इस शिप को ले जा रहे हैं इस मुल्क के। और आपने जो सेल आउट की बात की है, तो शिप के पतवार जो इनके हाथ में है वही कर रहे हैं। और जहाँ तक पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन का सवाल है ना, ये बात ठीक है इन अ वे कि पार्लियामेंट में अपोजिशन नहीं है, लेकिन इस वक्त भी पार्लियामेंट में जो अक्सरियती जमात है ना, वो तो है ना, अक्सरियत तो पार्लियामेंट ही के पास है ना। लेकिन इसके आप दूसरी सियासी जमात जो है, आप उसकी हालत देखें जो कि उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग में बैठती है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ 17 जजेस की वैकेंसीज हैं, उनमें से 15 फील्ड हैं। 15 में से सिर्फ 3 जजेस ऐसे हैं जो इस जिद में पड़े हुए हैं कि हम जो कहेंगे वही कानून है, हम जो कहेंगे वही मेजॉरिटी डिसीजन है, हम जो कहेंगे वही फैसला नाफिज होगा। और जो जैगम साहब ने बात की है ना कि इसलिए मैं इसलिए ये समझता हूँ कि जब हम पार्लियामेंट की कॉम्पोजिशन की बात करनी है तो हमें इस अदलिया की अखलाकी और कानूनी हैसियत का भी ख्याल रखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि 3 लोग पूरी सुप्रीम कोर्ट में से जिनके बारे में सबको पता है, जिनके जहन के बारे में सबको पता है, कोई राज नहीं है कि वो किस केस पे क्या फैसला देंगे। अगर उन्होंने इस मुल्क को चलाना है ना, तो फिर हम सब अपने अपने कैमरे बंद करके भी घर में जाके बैठ जाएं। दूसरी बात जो जैगम साहब ने की है ना कि आइन साजी की शायद उन्होंने बात की है, मुझे वो बात ज़हन से निकल गई है। जी, इत्तेफाक राय से आइन साजी की उन्होंने कहा कि अगर फुल कोर्ट बनती तो यही फैसला आता। तो ये इस बात का, इतनी सादा बात और ये लॉजिकल बात की है जैगम साहब ने, इतनी सादा और लॉजिकल बात इन 3 जजेस को क्यों समझ नहीं आई? इसकी वजह क्या है? इतनी सादा और लॉजिकल बात, और जब आप एक ऐसी सीट पे बैठे हैं जहां पे आपने फैसला करना है, इंसाफ देना है, और आप पे तमाम पार्टीज जो 90% पार्टीज वहां पे हैं वो आप पे अदम एतमाद कर रही हैं कि आप फुल कोर्ट बनाएं और आप नहीं बना रहे। क्यों? उसकी वजह ये है सर साहब, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि हुकूमत बंद गली में और हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं हुकूमत के पास तो था ही नहीं ऑप्शन। मैं तो अदलिया के अखलाकी और कानूनी उसकी बुनियाद की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर फुल कोर्ट बनती तो ज़रूरी नहीं था यही फैसला आता कि आप 90 दिन में इंतखाबात करवा दें, ज़रूरी नहीं था। और ज़ाहिर है जजेस का ज़हन मैं सबको तो नहीं पढ़ सकता। ये कुछ जजेस ने ये सवालात उठाए थे कि जो सूबाई असम्बलियाँ डिज़ोल्व की गई हैं उसकी रीजनिंग क्यों ना देखी जाए, ये एक सवाल था। 63A को रीराइट करके एक सियासी जमात को इक़्तिदार दिलवाया गया पंजाब में, उस पे क्यों ना गौर किया जाए। असल में ये बुनियादी जो कांटेदार मसाइल है ना, इसको ये 3 जजेस अवॉइड करना चाह रहे हैं। और अगली बात यह कि काजी फाइज ईसा साहब ने अगले चीफ जस्टिस आना है, उनका रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये असल इशूज हैं। चलें, ठीक है जी, ये तो पहले भी एक कोशिश कर गुजरे, देखते हैं आने वाले दिन क्या तय करते हैं। यो से ईसा साहब, देखें बात यह है जो आप ये कह रहे हैं ना कि अमली ऑप्शन कौन सा है, तो ये रोएं पिटें चीखें, इन्हें आइन के ऊपर अमल करना पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो मर्जी करारदाद दे दें, 279 के ऐवान में से 43 लोगों ने इस पे दस्तखत किए हैं। तो क्या 43 लोग जो हैं वो 250 के पार्लियामेंट के तर्जुमान हो गए? इससे ज़्यादा लोग तो किसी के ड्राइंग रूम में चाय पीने इकट्ठे हो जाते हैं। और ये एक पार्टी के चंद लोग इकट्ठे होके अगर ये फैसला कर दें कि नहीं जी ये चीज़ चूंकि हमारी मर्जी की नहीं है लिहाजा हम नहीं मानते, तो फिर मुझे एक बात बताएं, हर बंदा बस चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मशवरा दे रहा है कि जैसे उससे बड़ी अथॉरिटी कोई है ही नहीं।
और मुझे तो ऐसा लगता है कि कल को शहबाज साहब ये ना कहे कि मुझसे ट्यूशन पढ़ने चीफ जस्टिस साहब आइन की और कानून की। यहां पे जो शख्स जिसका जो काम है वो तो करना नहीं है, उसने दूसरे के अंदर उसको सिखाने निकल जाना है कि मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये कैसे होगा। ठीक होंगे कि सब अपना अपना काम कर लें, सभी अपना अपना काम बिल्कुल, ये सभी अपना अपना काम तब करेंगे जब आइन के तहत दिए हुए इख्तियारात को सब तस्लीम करेंगे, जब ये तय कर लेंगे कि आइन ने जिसको जो इख्तियार दे दिया है हमने मानना है। ये जरूरी नहीं, जैसे बिल्कुल अब सार भाई ठीक कह रहे हैं कि कुछ जजों का माइंड हमें पता होता है कि ये क्या फैसला देंगे, ऐसे ही बहुत सारे और जजों का भी हमें पता होता है कि उनके पास जब चीज जाएगी तो वो क्या देंगे। अब ये तो ऐसे ही हो गया ना कि मेरा जज तेरा जज, तेरा जज मेरा जज अच्छा, तेरा जज बुरा। हम कब तक अपने पसंद नापसंद और ख्वाहिशों की नजर करेंगे इदारों को? कब तक हम ये तय कर लेंगे कि जो हम चाह रहे हैं अगर वो इदारे नहीं चाहेंगे तो हम उनकी वायताई फेर देंगे? मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट एक खुद मुख्तार इदारा है, उसका एक चीफ जस्टिस ऊपर बैठता है, उसको इख्तियारात दिए हुए हैं उनके सुप्रीम कोर्ट के कवानीन ने। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं हमारी मर्जी से कवानीन बदलो? भाई हम कौन होते हैं ये तय करने वाले कि नहीं ये चीफ जस्टिस का रंग चिट्टा है, इसका रंग काला होना चाहिए, इसकी मूछें ऊपर को होनी चाहिए, नीचे को होनी चाहिए? सही। आपको आइन को मानना पड़ेगा, आपको आइन के पीछे जाना पड़ेगा। और एक चीज और मैं ये बस इतना मैं कहना है कि ये जो वोट को इज्जत दो देने वाले ये वोट से डर क्यों रहे हैं? आप तो वोट को इज्जत दे रहे थे, तुसी अपनी वारी आई थे कुगूर हो पिया, अब आप वोट से डर के छुपते फिर रहे हैं, ओले तलाश कर रहे हैं, इधर छुप जाएं उधर छुप जाएं। बाहर निकले, इलेक्शन लड़े, अवाम का मैंडेट लें, अवाम आपको मैंडेट देती है तो गज बज के फैसले करें। आज आप आज अमेरिकी जाने की बात कर रहे हैं, पर हमारे मुल्क में सियासतदानों को अवाम में जाते खौफ भी बहुत आता है। उसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, जहां अपने मैंडेट को देख करो, लेकिन वही जिस तरीके से हमारे यहाँ इंतखाबात होते आए हैं और होते रहे हैं, वहां पर मैंडेट कुछ होता है, डब्बों से कुछ आता है और वजारत उज़्मा मिलते मिलते कुछ और हो जाता है। दूसरा हम सवाल भी इसी मामले को लेकर है। सवाल इस बात पर है कि ये तो तय कर बैठी है हुकूमत के इलेक्शन की तरफ वो इस वक्त नहीं जा रही। वुज़रा खुलकर बता रहे हैं वंस फॉर ऑल मामला सेटल्ड करना चाह रहे हैं और इसी को लेकर तकारीर भरपूर तौर हो रही। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से फैसला किया गया है कि काबीना ने जब ये फैसला लिया वहां जो लोग मौजूद थे उनके खिलाफ तौहीन अदालत की तरफ बढ़ा जाए। तो सवाल इस तरह से है, पीटीआई का काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत केस करने का फैसला, काबीना के फैसले को कौमी असेंबली की हिमायत यानी कि आज एक करारदाद मंजूर की गई है। क्या वजीर आजम पर तौहीन अदालत का खतरा टल गया है? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा देखिए, उनकी जो तौहीन अदालत का खतरा है वो तो हर वक्त मौजूद रहेगा और इसलिए मौजूद रहेगा। गो के सेक्रेटरी फाइनेंस को कॉल किया जाएगा और अगर ये कह दे कि मुझे तो वज़ीर आज़म ने मना किया कि तुमने कोई पैसे नहीं देने, 21 अरब नहीं देना इलेक्शंस के लिए, उस सूरत में वो प्राइम मिनिस्टर को बुला सकते हैं कि पेश हो जाएं और बताइए कि जी आपने कैसे ऑर्डर दिया, किस तरह ऑर्डर दिया। लेकिन गालिबन वहां तक बात कभी जाएगी नहीं। जमहूरी निज़ाम के अंदर बड़ी ही जबरदस्त किस्म की एक चेक्स एंड बैलेंस का निज़ाम है। बहुत सारे इलेक्टेड मेंबरान होते हैं जो पार्लियामेंट बनाते हैं और पार्लियामेंट से फिर कैबिनेट बनती है और कैबिनेट से फिर वजीर आजम बनता है। ये कमाल रिलेशनशिप है कैबिनेट का पार्लियामेंट के साथ और फिर वजीर आजम के साथ या हुकूमत के साथ। ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग फिर अपॉइंट किए जाते हैं जिनकी टेन्योर्ड अपॉइंटमेंट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे होती हैं कि जिनको आप अपॉइंट कर देते हैं जो मर्जी के मुताबिक लगा सकती है हुकूमत। और इन सबका काम यह है कि एक दूसरे पे क्यों टेन्योर्ड रखते हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं कि कोई ये ना बोले पार्लियामेंट के जी मैं ऑर्डर करता हूं कि हुकूमत पार्लियामेंट को चेक करती है, पार्लियामेंट हुकूमत को चेक करती है, और कोई हुकूमत इतनी अपने अंदर ताकत नहीं रखती कि टेन्योर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट को एक तरह से एक पेन की नोक के साथ उठा के फेंक दे। उसको भी एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और इन तमाम को जब ऐसे मामला खराब होते हैं तो फिर वो अदालत के पास जाते हैं। तो ये जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, ये जो चेक्स एंड बैलेंस का निजाम है, ये है आपकी असल असास। हम यहाँ पे वज़ीर आज़म को बादशाह सलामत समझते हैं। हम समझते हैं कि वो बादशाह सलामत और वो जो चाहे वो कर सकता है। भाई वो उस सूरत में होता है अगर आइन लागू ना हो, एब्रोगेट कर दो, बेंच में रख दो, उस सूरत में फिर आमिर ले आओ, कोई डिक्टेटर आ जाए तो फिर उसकी समझ आती है कि वो ये करेगा। लेकिन अगर आपने एक जमहूरी निज़ाम चलाना है तो आपको हर एक की इज्जत करनी पड़ेगी, इदारों की, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स की और तमाम लोगों की और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों की भी। तो जब आप ये काम करते हैं तो फिर आपको एक तरीके के साथ चलना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तरीके जो हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये अपना काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी अपनी पोजीशन भी अपनी फैमिली में काफ़ी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल सी है। वो भी नहीं चाहेंगे कि उनको इस तरीके से
निकाल दिया जाए और फिर अगले 5 साल 7 साल नाअहल कर दिया जाए। अभी तो उनकी अपनी विद इन द फैमिली काफी पॉलिटिक्स चलनी है, तो मेरा ख्याल है कि वो उस लहज तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए खतरा तो मौजूद है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो उस तरफ जाएंगे नहीं जहां पर उनको नाअहल किया गया। शहजाद साहब कह रहे हैं खतरा मौजूद है वजीर आजम पर, क्योंकि हुकूमत एक फैसला लेकर हद तक नहीं जाएंगे। ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ये कहा गया है पंजाब के इंतखाबात को लेकर कि वो पैसों और सिक्योरिटी के लिए अब किसी को खत नहीं लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह और जामे है। इलेक्शन के हवाले से कोई खतो किताबत नहीं होगी, क्योंकि फैसले में बराह रास्त एड्रेस कर दिया गया है सबको। इसी तरह से वजारत खजाना को भी बराह रास्त फंड्स की फराहमी का कहा गया है। तो वही बात देखना यह है कि 10-11 तक क्या होगा।